कुछ टाइम पहले सूडान में सर जंग छिड़ी थी। जैसे ही जंग छिड़ी थी तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एकदम इस चीज़ को देखते हुए डायरेक्शंस दी अपनी मिनिस्ट्री को कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी रहते हैं उनको इमीडिएटली उनकी लाइफ्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो उस डायरेक्शंस के ऊपर जो सूडान में हमारे एम्बेसडर साहब थे मीर बैरोज साहब, वो आज यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, तो मैं उनको यहाँ पे वेलकम भी करता हूँ और साथ साथ मैं इनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जंग के दौरान ये और इनका पूरा अमला ऑल द वे डाउन टू जो कुक है वहाँ सारे वहाँ पे मौजूद थे। 1150 लोगों को सर जंग के दौरान इन्होंने वहाँ से एवैक्यूएट करवाया है और बाकी तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 200 लोग हैं। इंशाल्लाह वो भी फॉरेन मिनिस्ट्री पूरा काम कर रही है कि उनको जल्द अज जल्द वहाँ से एवैक्यूएट कर लिया जाए सर। तो वेलकम बैरो साहब एंड वी थैंक यू वी अप्रिशिएट कि फॉरेन मिनिस्ट्री जहाँ पे डिप्टी स्पीकर साहब कोई थोड़ी सी भी गवर्नमेंट से कोई 19-20 बात हो तो एकदम चारों तरफ से प्रेशर आते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम था और हमें जो अच्छे इकदाम है जिसमें हम गवर्नमेंट के लोग अपनी जानों से खेल के वहाँ पे अपने पाकिस्तानियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कम से कम उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सर। जहाँ तक बजट की बात है सर, पहले मैं समझा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए तो उनके होते हुए कुछ सवालात पूछ लेता तो शायद कुछ जवाबात मिल जाते, लेकिन मेरे ख्याल से वो 5-10 मिनट के लिए तशरीफ लाए थे और शायद चले गए। बट आई होप कि ड्यूरिंग द स्पीच वो वापस तशरीफ ले आएंगे। सर बिल्कुल नो डाउट कि ये जो बजट अभी बना है ये बहुत ही मुश्किल हालात में बना है। हमारी इकोनॉमिक पोजीशन इमरान खान के 4 साल के पीटीआई के दौर के बाद एक बहुत टफ टाइम से गुजरे। जो प्रोग्राम आईएमएफ का हम जो शुरू हुआ था वो एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए था, हमारी मईशत को बेहतर करने के लिए था, लेकिन पीटीआई की नाअहली की वजह से कुछ हालात ऐसे बन गए कि 2009 में जो वो उसका ट्रांचे जो दूसरा साइन हुआ उसमें हमारे लिए इतनी ज्यादा कंडीशंस लग गई कि अब हम उस प्रोग्राम को ना तो चला सकते हैं ना हम उसको छोड़ सकते हैं। हालात कुछ ऐसे हो गए कि मेरे ख्याल से जब से लेके पाकिस्तान बना तब से लेके 2018 तक जितना लोन लिया गया था उतना ही लोन पीटीआई की हुकूमत के पिछले 3-4 साल में ले लिया गया। अब हालात ये है कि उनका 9th रिव्यू है और 9th रिव्यू में हम अब उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सके। 10th रिव्यू अभी आ गया, अभी तक हम 9th रिव्यू पे अटके हुए हैं। कुछ हालात इस तरह बने हुए हैं कि अब जब हमें डेट सर्विसिंग करनी होती है तो हमें और ज्यादा लोन लेने पड़ जाते हैं सिर्फ उसकी मार्कअप्स पे करने के लिए। तो इन हालात में मैं समझता हूं कि बिल्कुल बजट एक फाइनेंशियल स्ट्रेस, यहां पे कैश स्ट्रेस इकोनॉमी में बना है। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बजट में मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो इस मुल्क को कोई फाइनेंशियल डायरेक्शन दे सके। बजट का मतलब यह नहीं होता कि हम सिर्फ और सिर्फ फिगर्स इधर उधर से उठा के और उनको कंपाइल कर लें और डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस कर लें। यह बजट का काम नहीं है, यह हमारा काम नहीं है। हालांकि जब हम उधर बैठते थे तब भी हम इस पे बात करते थे और आज भी मैं समझता हूं कि मेरे पे यह फर्ज बनता है, हालांकि हम ट्रेजरी में बैठे हुए हैं, लेकिन हमें अपने हकायक जो फैक्ट्स हैं कम से कम उनको हमें मानना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम लोग ट्रेजरी में बैठ गए तो हम ये कहते हैं कि सब अच्छा है। नहीं सर, ये वही रूटीन बजट है जो पहले आता रहा है, वही एक्सेस ग्रांट्स हैं, वही सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं, वही डायरेक्ट टैक्स। जैसे पहले डिप्टी स्पीकर साहब मेजॉरिटी पोर्शन इनडायरेक्ट टैक्स का होता था और हमारे पास हमारी बदकिस्मती है कि हम टैक्स नेट को वाइडन नहीं कर सके, ब्रॉडन नहीं कर सके। और आज भी स्पीकर साहब जो
हदफ रखा गया है वो 40.15% डायरेक्ट टैक्स रखा गया है और तकरीबन 59% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स रखा गया है सर। ये रिग्रेसिव टैक्स है, ये एक ऐसा टैक्स है जो मतलब अमीर और गरीब के ऊपर यकसा आ जाता है। वेरेस के होना ये चाहिए था कि इस बजट में हमें ये उम्मीद थी, कम से कम मुझे ये उम्मीद थी कि डार साहब बहुत सीनियर बंदे हैं, बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे रिफॉर्म जरूर रखे होंगे जो हमें कम से कम, अगर इस मईशत के इस मसले से इमीडिएटली बाहर तो नहीं निकल सकते लेकिन कम से कम उस डायरेक्शन में चल पड़ते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वो नजर नहीं आ रहा। बजट में जो फिगर्स हैं सर, उसमें अगर सिर्फ रेसिप्ट साइड को देख लें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जो जनरल रेसिप्ट्स हैं वो लास्ट टाइम सर 2605 मिलियन एक्चुअल रिसीव हुई। अब सिर्फ दिखाने के लिए 7613 मिलियन को अभी जो नया रख दिया फिगर। एंड ऑफ द डे होगा ये कि ये फिगर हम अचीव ये टारगेट नहीं कर सकते और फिर वही डेफिसिट्स की कहानी शुरू हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सर लास्ट टाइम के प्रॉफिट्स थे 371,186 मिलियन, अब उसको 371,186 मिलियन से बढ़ा के 1,113,000 3 टाइम्स बढ़ा दिया। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि प्रॉफिट्स स्टेट बैंक के 3 टाइम्स बढ़ जाएं सर? मुझे नजर नहीं आता ये होते हुए। प्रोविंशियल सरप्लसेस की बात की जाए तो लास्ट टाइम का सर जो बजटेड एस्टिमेट था वो 750 मिलियन था सर। उसके अगेंस्ट में हम लोग उस वक्त भी ये कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, सूबों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतने पैसे वापस कर सके। 459 बिलियन जो है वो सिर्फ उसमें से वापस मिले और इस बार फिर वही बात की जा रही है कि 650 बिलियन का फिर टारगेट दे दिया। केपी के पास तो इतना उनको तो शेयर मिलता नहीं, बलूचिस्तान का तो वैसे ही एक बहुत छोटा सा शहर है, बाकी बनता है पंजाब और सिंध तो पिछले साल सर डूबा हुआ था। हम तो वैसे ही फेडरल गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार हमें और पैसे दिए जाएंगे, तो ये सेविंग्स कहां से आएंगी फिर जो 650 बिलियन का यहां पे टारगेट मीट हो? नहीं हो सकता। और इसका होगा ये कि फिर हमारे सारे के सारे वो डेबिट क्रेडिट जो है ना वो सारे आउट हो जाएंगे और फिर वही डेफिसिट। प्राइवेटाइजेशन के लिए सर 100 बिलियन रखे गए थे और आपको पता है उस प्राइवेटाइजेशन के 100 बिलियन में से कितने पैसे रिकवर हुए सर? 0। मजाक किया जाता है इस बजट के नाम पे सर, 0